दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपसे पूछा था, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनका जन्म वज्जी राज्य में हुआ था। 2. उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा जाता है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विकल्प थे A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन C 1 और 2 दोनों। दरअसल भारत के राष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी। महावीर का जन्म वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला के घर हुआ था, इसलिए कथन 1 सही है। महावीर इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान महावीर को वर्धमान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है जो बढ़ता है। महावीर ने अपने शिष्यों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करने, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और उनकी शिक्षाओं को जैन आगम कहा गया, इसलिए कथन 2 भी सही है। साधारण लोग महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझने में सक्षम थे, क्योंकि वे प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन C। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा गलील सागर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। विकल्प है A ईरान, B इजराइल, C इराक, या फिर D सीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B इजराइल। दरअसल इजराइल ने अपने विलवणीकरण संयंत्रों से अतिरिक्त उत्पादन को गलील सागर में पंप करने की योजना बनाई है। इस सागर के अति प्रयोग से ये लगभग समाप्त हो चुका है और इसे जलवायु परिवर्तन से भी खतरा है। इजराइल समुद्री जल को पेयजल बनाने में अग्रणी देश है। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और गहन पंपिंग ने दुनिया की सबसे कम मीठे पानी की झील को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए विकल्प B सही है और हमारा उत्तर है विकल्प B इजराइल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूमि और समुद्र के अलग अलग तापन और शीतलन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। 2. तिब्बती पठार पर मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं और निम्न दाब का निर्माण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून को बढ़ाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो विकल्प है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भूमि और समुद्र पर भिन्न तापन और शीतलन प्रक्रिया के कारण एक तरफ जहां भारतीय भूभाग पर निम्न दाब का निर्माण होता है, वहीं संलग्न समुद्री क्षेत्र पर अपेक्षाकृत उच्च दाब होता है, इसलिए कथन 1 सही है। तिब्बत का पठार ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर निम्न दाब का निर्माण होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। उत्तर पूर्व मानसून अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है और इसे शीत मानसून भी कहते हैं। तो इस तरह हमारे सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन A। चलिए अगला प्रश्न, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है। A. यीशु ने रेगिस्तान में उपवास और प्रार्थना करते हुए 40 दिन बिताए। B. यरूशलेम में यीशु का विजय प्रवेश। C. जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, या फिर D. जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईसा मसीह की सेवा और भाईचारे के आदर्श कई लोगों के लिए मार्गदर्शक की तरह हैं। गुड फ्राइडे परंपरागत रूप से उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन D। चलिए अगला प्रश्न, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कलर ब्लाइंडनेस भी कलर डेफिशिएंसी की तरह ही है। कथन 2, महिलाओं की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C 1 और 2 दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII को निर्देश दिया है कि वह कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित उम्मीदवारों को बाहर न करे। SC ने इसकी बजाय पाठ्यक्रम में बदलाव करने का सुझाव दिया। सामान्य तरीके से रंगों को देखने में असमर्थता कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। इसे कलर डेफिशिएंसी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कथन 1 सही है।
महिलाओं की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं। दुनिया भर में हर 10वें पुरुष में किसी न किसी रूप में कलर डेफिशिएंसी होने का अनुमान है। इसलिए कथन 2 भी सही है और इस तरह सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माइटोकॉन्ड्रिया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 2. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पिता से विरासत में मिलता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए माता पिता दोनों से विरासत में मिलता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे अंग हैं जहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। वे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसलिए कथन 1 सही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला गुणसूत्र होता है और ये न्यूक्लियस में स्थित डीएनए से भिन्न होता है। न्यूक्लियर डीएनए के विपरीत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माँ से विरासत में मिलता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए माता पिता दोनों से विरासत में मिलता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोइरंग की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था? ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी कर्नल NS भगत, सी कर्नल शौकत अली मलिक, या फिर डी कर्नल MZ कियानी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नल शौकत अली मलिक। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने 14 अप्रैल को विजय दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर के मोइरंग और आधे नागालैंड को ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से छुड़ा लिया था। ये एक भीषण लड़ाई थी जो भारत में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा सामना की गई सबसे कठिन लड़ाई में से एक थी। आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक ने अपने सैनिकों के साथ मोइरंग में मार्च किया और 14 अप्रैल 1944 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इसलिए विकल्प सी सही है और इसका सही उत्तर है कर्नल शौकत अली मलिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है? ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी लाओस, या फिर डी थाईलैंड। तो सही जवाब है विकल्प बी इंडोनेशिया। दरअसल भारत और इंडोनेशिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक समुद्री सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। इंडोनेशिया हिंद और प्रशांत महासागरों में दक्षिण पूर्व एशिया के तट पर स्थित एक देश है। ये एक द्वीप समूह है जो भूमध्य रेखा के पार स्थित है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसका फैलाव पूर्व से पश्चिम तक लगभग 5100 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1800 किलोमीटर है। ये बोर्नियो के उत्तरी भाग में मलेशिया के साथ और न्यू गिनी के केंद्र में पापुआ न्यू गिनी के साथ एक सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प बी सही है और सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की पहली उर्वरक फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? विकल्प है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, या फिर डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु। दरअसल वैश्विक कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भारत में उर्वरक क्षेत्र को कम आपूर्ति की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय उर्वरक उद्योग का इतिहास 1906 से है, जब रानीपेट तमिलनाडु में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। तब से इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। भारत में उर्वरक उद्योग कोर सेक्टर में शामिल है, तो वहीं निवेश के मामले में इस्पात के बाद दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, अल-अक्सा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। 2. इसे टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। दरअसल अल-अक्सा मस्जिद में शुक्रवार तड़के इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए कथन 1 सही है। ये एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। इसे टेम्पल माउंट भी कहते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, या फिर डी 13 अप्रैल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 15 अप्रैल। आज यानी 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस है। ये दिवस हिमाचल प्रदेश के निर्माण की याद में मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भाग सी राज्य के अंतर्गत यानी भाग 7 के तहत रखा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 15 अप्रैल। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? 1. अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संघ यानी IWEA। 2. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN। 3. विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO या फिर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी GWEC। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।